फिजिक्स में रिलेटिविटी चैप्टर का नाम है, तो हाँ रिलेटिविटी तो थोड़ा नीचे चलते हैं, ये चैप्टर में इधर देख लो आप लोग। इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे स्पेशल रिलेटिविटी, जिसमें हम लोग के बहुत सारे इसमें पोस्टुलेट्स भी हम लोग उसमें पोस्टुलेट्स ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इधर हम लोग का टाइम डिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर डॉपलर इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो आपने 12th में भी पढ़ा होगा आप लोग ने। फिर उसके बाद लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, फिर ऐसे बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक हैं, सब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इधर हम लोग शुरू करते हैं स्पेशल रिलेटिविटी। स्पेशल रिलेटिविटी क्या है? सबसे पहले स्पेशल रिलेटिविटी यहाँ पे इन्होंने एकदम साफ साफ डेफिनेशन भी दे रखी है कि ऑल मोशंस इज़ रिलेटिव, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ इन फ्री स्पेस इज़ द सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर। ठीक है, इसका मतलब ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जो कि हम लोग का एक पोस्टुलेट है उसमें आता है। ठीक है, उसमें हम लोग का ये प्रूफ भी किया गया है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सेम ही रहती है। उसको एक हम लोग कह सकते कि इसको हम लोग कह सकते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो चाहे आप किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख लीजिए वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। तो इसलिए हम लोग इसको जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हम लोग अल्टीमेट स्पीड ऑफ यूनिवर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे नीचे देख लेते क्या है, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक एरोप्लेन का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर इधर पूरे में। तो ये मैं बोलूँगा कि आप लोग पढ़ लेना इसे, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में इसमें बोला गया है, तो आप लोग इसमें पढ़ लेना। तो इसमें बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ इसमें बोल क्या रहा है। इसमें बोल रहा है कि अगर इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की गई है, वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे अच्छे से बताया गया है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जो अच्छे से बताया गया है हम वो उसके बारे में बात करते हैं। तो जो हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं उसमें उसको समझने के लिए आपको मोशन के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, ये मोशन होता क्या है? तो मोशन जो है हम लोग का ऐसा नहीं बोल सकते कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रखा है। जो ये मोशन है ये रिलेटिव टर्म है, ये हम लोग का एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप इधर दे सकते हैं कि यहाँ पे दे रखा है कि व्हेन वी से दैट समथिंग इज मूविंग व्हाट वी मीन्स इज दैट इट्स पोजीशन रिलेटिव टू समथिंग, मतलब इसकी जो पोजीशन है वो किसी और के समथिंग वो चेंज हो रही है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप इधर एक आदमी इधर ऐसे खड़ा है और सेम आदमी मतलब सेम दूसरा आदमी किधर खड़ा है। ये आदमी ऐसा रन कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से और ये आदमी भी रन कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, दोनों सेम स्पीड से रन कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ खड़े इधर, ठीक है, आप एक रेस्ट पे आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, भाई आप कुर्सी पे बैठे कि भाई हम तो इनका रेस देखेंगे, इनकी रेस में हो क्या रहा है। अब ये वाले बंदे ने दौड़ना शुरू करा और ये वाला बंदा भी दौड़ना शुरू करा, तो आपके प्रेफरेंस से आपके हिसाब से आपको क्या लगेगा कि ये दोनों दौड़ रहे हैं, वो भी 1 सेकंड में 20 मीटर ये लोग कवर कर रहे हैं, तो आपको लगेगा ये मोशन में है। वही आदमी ये वाला आदमी अगर वो आदमी इस आदमी को देखे, इस वाले आदमी को, तो वो तो देखेगा कि ये तो साथ साथ ही चल रहे हैं ना भाई। वो अगर 5 सेकंड बाद देखे, मान लो 5 सेकंड बाद वो यहाँ पहुँच गए, अब दोनों 1 सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर कर रहे थे, तो 5 सेकंड बाद भी सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, तो ये दोनों आदमी तो सेम ही जगह पर आ गए। इसके हिसाब से तो कोई मूव ही नहीं कर रहा है, मतलब साथ साथ ही लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग कह रहे हैं ये जो मोशन है वो हम लोग का एक रिलेटिव टर्म है। तो मोशन को हमेशा हम लोग रिलेटिव टर्म के से कहते हैं। सो यहाँ पे लिखा है टू से दैट समथिंग इज मूविंग
ऑलवेज इम्प्लाइज अ स्पेशल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि अगर कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसका इम्प्लाइज ये है कि वो एक स्पेशल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिगार्डिंग वो बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं इनर्शियल फ्रेम क्या है। तो पहले हम लोग इधर कलर चेंज कर लेते हैं। अरे कहाँ गया, तो हम लोग कलर ले लेते हैं रेड, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये होता गया। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि कांस्टेंट है, मतलब जो वो कांस्टेंट होता है। होता है कांस्टेंट होता है, मतलब कि एक्सेलरेशन वो है वो इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इसका मतलब ये है। अब एक हम लोग का नॉन इनर्शियल फ्रेम भी होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होता है जिसमें जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। अगर कांस्टेंट नहीं होता उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, उसका मतलब ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब यही होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो उसको हम लोग उसका हमेशा कांस्टेंट होता है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने आपको यहाँ ये पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये पूरा बता दिया क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ऑल इनर्शियल फ्रेम्स आर इक्वली वैलिड। सपोज वी से समथिंग चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अस एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, is it moving or are we wrong? Suppose we are in a closed laboratory in which Newton's first law holds. Is the laboratory moving or it's running? Okay, तो इसमें ये क्या बात कर रहा है कि अगर आप एक आदमी हैं ऐसे, अगर आप क्लोज लेबोरेटरी में हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात कर रहा है कि अगर एक दूसरे एक और आदमी है, वो यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है, अगर आप इधर चल रहे हैं, आप इसका एग्जांपल क्यों ले रहे हैं, आप ट्रेन का एग्जांपल ले लीजिए ना, ट्रेन का एग्जांपल। अगर आप ट्रेन में ऐसे बैठे हुए हैं, आप चल रहे, तो आपको तो लगेगा कि आप रेस्ट में ही हैं। भाई ट्रेन चल रही है, आपको तो लगेगा रेस्ट में ही है अगर आप ट्रेन में बैठ रहे हो। लेकिन वही बाहर वाला आदमी उसको लगे कि भाई आप तो मोशन में, आप बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हैं। तो यही है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा टर्म लिखा हुआ है, देर इज़ नो यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस डेट कैन बी यूज्ड एवरीवेयर, नो सच थिंग्स एज एब्सोल्यूट मोशन, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ ये कि एब्सोल्यूट कोई मोशन नहीं होता, वो हमेशा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिगार्डिंग हम लोग ही उसको बात करते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ पर ताकि थोड़ी स्पेस बन जाए। अगला हम लोग का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ते हैं अब। सो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में लिखा हुआ है, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैक ऑफ यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पेशल। हाँ, तो जो हम लोग को रिलेटिविटी है उसमें रिलेटिविटी जो है उस समय हम लोग का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम लोग पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं बहुत सारे। तो हम लोग उसमें एक तो ये हम लोग का आता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक और आता है वो होती है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। तो हम लोग मेन फोकस जो हम लोग का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे रहेगा। तो ये रहे पोस्टुलेट्स, मैंने कहा था कि वो उस पोस्टुलेट्स में आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये रहा हम लोग का पूरा पोस्टुलेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस भी आते हैं इससे रिलेटेड। सो हम लोग इधर पोस्टुलेट्स के बारे में इधर अच्छे से लिख लेते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। तो कलर हम लोग चूज़ कर लेते हैं, कौन सा चूज़ करें, तो हम लोग ग्रीन चूज़ कर लेते हैं। सो हियर वी गो। सो पोस्टुलेट्स ऑफ रिलेटिविटी, postulates of theory of relativity।
ठीक है, मतलब जो भी है लिख लेना। तो पहला जो पोस्टुलेट्स आता है वो होता है हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, और जो दूसरा जो आता है वो हम लोग का होता है स्पीड ऑफ लाइट पोस्टुलेट, वो यू है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। अब इधर हम लोग सबसे पहला वाला के बारे में फर्स्ट जो हम लोग की है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी वो समझते हैं। तो जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है उसकी सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए। लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये यही डेफिनेशन है फर्स्ट वाले की। तो इसमें ये कहना चाहता है कि द लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कि अगर आप डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा बताया है कि जो एक बार वापस सुन लीजिए, जो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हम लोग बहुत सारे रेफरेंस को लेते हैं, उसको हम लोग इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। इसका बेसिकली मतलब यही है। तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री समझ लेते हैं। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है द लॉज ऑफ फिजिक्स, यहाँ पूरा लिखा हुआ है, लेकिन पहले जो गैलीलियो थे उन्होंने लॉ लिखा रहा था जिसमें उन्होंने बोला था ही सेड लॉ ऑफ मैकेनिक्स, लॉ ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है। अब उसने कहा था लॉ ऑफ मैकेनिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उन्होंने कहा था कि ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो सेम रहता है, लेकिन किसमें, मैकेनिक्स में। लेकिन वो उसको करेक्ट करते हुए आइंस्टाइन ने थ्योरी दी ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स, जितने भी लॉज ऑफ फिजिक्स है, चाहे वो मतलब हम लोग का क्या होते हैं, वो तरह के हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, क्वांटम हो गया, ये सब बहुत सारे होते हैं। तो उनमें जितने भी लॉ है सब में जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो सेम होता है, ठीक है। तो मतलब इनर्शियल आर द सेम इन ऑल इनर्शियल, मतलब कहना ये चाहता है कि उसमें जो हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप और थोड़ा बहुत यहाँ पे भी दे रखा है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब कलर चेंज कर लेते हैं, आजा आजा। सो हम लोग चूज़ कर लेते हैं अभी, ब्लू चूज़ कर लेते हैं। सो जो हम लोग का सेकंड पोस्टुलेट्स हैं वो हम लोग का ये है, द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस हैज़ द सेम वैल्यू इन ऑल इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट, मैं अपनी डेफिनेशन बता देता हूँ। द स्पीड, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो आप भी लिख देना। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम has the same value in all inertial frame in all direction। इसका कहने का मतलब ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसकी हम लोग वैसे तो आप ये है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन अगर आप लोग मतलब ऐसे थोड़ा मान ले, जो अगर कोई क्वेश्चन आते तो हम लोग इसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये लेते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली तो यही वैल्यू है हम लोग की, पर हम लोग 3 × यही कंसिडर करके चलते हैं। तो मैंने ऊपर ही बताया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट रहती है, चाहे आप कोई सी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख लीजिए, वो हमेशा सेम ही रहेगी। तो उसको हम लोग इसलिए अल्टीमेट स्पीड ऑफ यूनिवर्स जो है उसको भी ये कह सकते हैं। सो अब हम लोग आगे इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, ये सब तो फालतू है, ये सब इतना कुछ है नहीं इसमें, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। फिर उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं। नीचे यहाँ पे अब
इसको जो है हम लोग आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, जो ये हम लोग का माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। तो ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था, तो इसके बारे में अब पढ़ते हैं। सो पहले तो स्टार्टिंग में इन्होंने स्टोरी बता रखी है कि ये माइकलसन मोरले की स्टोरी क्या थी। सो उसमें स्टोरी में ये दे रखा था कि वो बोर्न हुए थे, फिर यहाँ वहाँ आए थे, फिर उन्होंने वो यहाँ से स्टडी करी थी, जो भी इन्होंने दे रखा है। फिर उसके बाद यहाँ से मीन्स जो है कि जो माइकलसन है उन्होंने कोलैबोरेशन हुआ था, मतलब उन्होंने साथ काम किया था मोरले के साथ एक्सपेरिमेंट में, जिसमें टू मेज़र दी, ये इनका मेन एम था, टू मेज़र द मोशन ऑफ अर्थ थ्रू द ईथर। अब आप लोग समझ रहे होंगे ईथर क्या है। पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी थोड़ा सा, और हाँ। सो ईथर क्या है, इधर कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सो ईथर क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ 12th में। तो 12th में हम लोग ने पढ़ा था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो लाइट है वो एक वेव की तरफ बिहेव करती है, ठीक है। तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो लाइट है वो एक वेव की तरह बिहेव करती है। सो अब जो लाइट है वो वेव की तरह बिहेव करती है। वेव जो है उसको एक मीडियम चाहिए होता है। सो प्रोपेगेट करने के लिए लाइट को अब एक मीडियम चाहिए होगा, है ना। अब हम जब उसमें प्रूव हो गया तो इसका मतलब लाइट को एक मीडियम चाहिए होगा प्रोपेगेट करने के लिए। इसका मतलब वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, वो जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है। तो हम लोग को ये जानना है कि वो जो लाइट है वो, अब भाई वो देखो हम लोग क्या समझते थे, हम लोग समझते थे कि ये अर्थ है ये, और इसके बाहर कुछ नहीं है, इसके मतलब कोई मीडियम ही नहीं है, वैक्यूम है पूरा। तो अब लाइट कैसे प्रोपोगेट कर रही है वैक्यूम में भाई, तो कैसे हो रहा है ये, मतलब समझ नहीं आया किसी को भी क्या हुआ ये। तो सब लोग ने फिर एक एक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उन्होंने क्या किया, ये जो मीडियम है, जो वैक्यूम हम लोग जिसको कंसिडर कर रहे थे, उस मीडियम में ऐसा मान लिया कि यहाँ पर मतलब एक मीडियम है, और उस मीडियम को हम लोग कलर चेंज करके मैं बताता हूँ क्या कहते हैं। हाँ, उस मीडियम को हम लोग ने कहा LUMINIFEROUS, ल्यूमिनीफेरस, मतलब जो भी है आप लोग देख लेना, ईथर। तो बेसिकली हम लोग इसको ईथर ही हम हर जगह कंसिडर करते हैं, तो उसका नाम हम लोग ने ये दे दिया। अब जो ये माइकलसन और मोरले थे, वो लोग इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को कि आगे अपना जो भी एक्सपेरिमेंट था इन लोग का, उन्होंने वो फर्दर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और वो पाया कि ये ईथर चीज़ है ही नहीं कुछ, ये तो कुछ होता ही नहीं है। तो अभी हम लोग उसके यहाँ पर नीचे दिखाता हूँ मैं आप लोग को, ये उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने पूरा कंसिडर किया था। सो यहाँ पे अब हम लोग अपने, अगर हम लोग खुद के हिसाब से देखें तो मैं आपको अपने हिसाब से मैं समझाता हूँ। सो इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर माइकलसन एक्सपेरिमेंट ये, हाँ, तो मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ कि जो ये माइकलसन उन्होंने क्या किया। तो मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, आपने इधर एक पत्थर फेंका, तो जैसे ही पत्थर फेंका इसकी वेव बनेगी ऐसे 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 ऐसे, इसकी ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं,
ठीक है। तो आप मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया ये 10 मीटर है, ठीक है, और कितने में जो भी है 5 सेकंड्स में कवर किया है। तो ये क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 सेकंड में कितना 2 मीटर चल रहा है ना। 5 सेकंड में वो 10 मीटर कवर कर रहा है, तो इसका मतलब 1 सेकंड में वो 2 मीटर कवर कर रहा है। अब सेम हम लोग यहाँ पे ऐसे लेते हैं, ये नदी है, ठीक है, और यहाँ पे हमने पत्थर फेंका इधर, तो इसकी वेव ऐसे बनी, ऐसे ऐसे ऐसे, इसकी भी ऐसे 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 ऐसे। और हम लोग अब की बार हमारा कंडीशन चेंज हो गई है। हम लोग जो है यहाँ पे थे ऐसे, अब हम लोग इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड से भाग रहे हैं, मतलब 1 सेकेंड में 1 मीटर कर रहे हैं। और वो ये जो डिस्टेंस है इधर से ये 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर है। और हमने जो करा था कि 5 सेकेंड में 10, ये 10 हो गया। 10 मीटर में 5 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन और आपकी बार क्या है कंडीशन कि जैसी वेव बन रही तो हम लोग भी 1 मीटर पर सेकेंड से भाग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 सेकेंड में 2 मीटर चल रहा है, क्या वेव चल रही है, ये जो वाटर में जो वेव बन रही है, और हम लोग भाग रहे हैं 1 सेकेंड में 1 मीटर। मतलब कि वेव तो ऐसे चल रही है और हम भी ऐसे भाग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे रिस्पेक्ट में जो ये वेव जो जा रही है वो सिर्फ 1 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। माइनस कर देंगे 2 - 1। लेकिन इस केस में अब यहाँ पे वेव तो ऐसे जा रही है और हम इधर जा रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 3 मीटर पर सेकेंड। इसमें तो डिस्टेंस ही बढ़ रही है ना, तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो इसमें इसका मतलब हम लोग 1 सेकेंड में 3 जो इसकी जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। सो अब हम लोग इधर थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। अगर हम लोग ऐसा मान लेते हैं, मान लीजिए ये हम लोग का ये ईथर है, मतलब ये मीडियम है पूरा एक, ठीक है। अरे कहाँ गया ये काम, चेंज कर लेते हैं कलर, कौन सा ले, चलिए ये ले लेते हैं। ये तो काम ही नहीं कर रहा है। सो इसको पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं। ये तो समझ आ गया होगा क्या है ये। तो फिर उसके बाद हम लोग इसमें ईथर का हम लोग एक सराउंडिंग कंसिडर कर लेते हैं कि वो ऐसे है, और उसमें फिर हम लोग एग्जांपल देंगे तो आपको अच्छे से क्लियरिफाई हो जाएगा कि वो है क्या। सो एक मान लीजिए ये ऐसे है ईथर की सराउंडिंग, और यहाँ पे अब की बार क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ऐसे जा रही है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, कितनी स्पीड है वो तो आपको पता है, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वही सेम लाइट इधर से भी ऐसे जा रही है, और आप जो है वो आप ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। और आप जो ऐसे मूव कर रहे हो, तो अगर मान लीजिए आपकी जितनी भी है, मान लीजिए आपकी वाई स्पीड से आप यहाँ से जा रहे हैं और इसकी एक्स है, वैसे तो इसकी फिक्स हम लोग को पता है कि 3 × 10⁸ है। लेकिन अगर आप हम लोग रिजल्टेंट देखें तो यहाँ पे तो ये हम लोग को हो जाएगा x - y, है ना। लेकिन इस डायरेक्शन में देखें तो ये हम लोग का x + में y हो जाएगा इस डायरेक्शन में। सो तो यही हम लोग का है। लेकिन अगर हम लोग मान ले कि अगर ये जो अगर आदमी है, मतलब जो हम है ये तो हम ऐसे भाग रहे हैं, इसकी काफ़ी अच्छी स्पीड होनी चाहिए, काफ़ी अच्छी स्पीड होगी इसकी, तभी तो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इससे इसको कि इसमें डिफरेंस आ रहा है और इसमें काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। लेकिन जब इसकी स्पीड ही इतनी धीमी हुई, बहुत धीमी है, बिल्कुल बहुत स्लो है, तो इसको इससे कंपेयर कर लेंगे, इससे कंपेयर करें तो फ़र्क ही नहीं आएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इस आदमी को जो स्पीड देनी पड़ती है वो ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के हमें देनी पड़ेगी, या उससे भी करीब देनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसमें हमने एक का अपने 12th में पढ़ा होगी कि अगर एक ऑब्जेक्ट का अगर कुछ भी मास है तो वो स्पीड ऑफ लाइट तक वो ट्रैवल कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है।
ऐसा कोई है ही नहीं कोई ऑब्जेक्ट कि उतना इस पर फोर्स लगाए कि वो स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू उतना ऐसे मतलब मूव कर जाए इसे। फिर उसके बाद हम लोग का आता है ether was considered as absolute frame of reference but this way was considered as wrong statement by तो यही इसमें हम लोग का अब ये जो ईथर का जो एक्सपेरिमेंट है ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसका एक्सपेरिमेंट का नाम था माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है, तो यही वो इसी टाइप का कुछ एक्सपेरिमेंट था। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, उसमें उन्होंने वो जो माइकलसन जो इंटरफेरोमीटर है वो बहुत अच्छे से समझा रखा है, मतलब काफ़ी अच्छे से समझा रखा है उस बंदे ने। तो मैं आपको लिंक दे दूँगा तो आप वहाँ से देख लीजिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से क्लैरिफिकेशन से मैं आप लोगों को बता दूँगा कि उनका कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया था और उन्होंने पूरा प्रूफ कर दिया था कि भाई ईथर तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता हम लोग का ये। फिर उन्होंने एग्जिस्ट कैसे नहीं करता तो उन्होंने एक मैथमेटिकली प्रूफ भी उन्होंने किया था। उन्होंने बताया था पाथ डिफरेंस इसमें आ रहा है टाइम में, मतलब जो इधर हम लोगों ने यही देखा था इधर ये पूरा कि अगर हम लोग इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसमें डिफरेंस तो आ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में करे तो इधर चल रहा है, इसके रिस्पेक्ट में करे तो इधर चल रहा है। तो क्या कहते हैं, उन्होंने पूरा कैलकुलेट करके पूरा अच्छे से बताया था उन्होंने पूरा। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगा कि वो आप वहाँ से देख जा सकते हो और वो जो एक्सपेरिमेंट है उसका कैसा पूरा प्रैक्टिकल उन्होंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बताया है, आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। और तो आप लोग वो देख लेना तो आपको काफ़ी समझ आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं ऐसे ही बहुत सारी वीडियो लेकर आऊँगा, हम लोग बीटेक के लेक्चर्स पढ़ेंगे इसमें। और तो अभी अगर आपको वो नहीं